कल कहाँ छोड़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था एक बार बता दो। अच्छा हाँ, ये बताते लेजिस्लेटिव मेंबर्स वगैरह 6 बनाए थे, 12 ऐसा कुछ बताया था कि पहले 5 एग्जीक्यूटिव होता था और 6 एक्स्ट्रा जोड़े थे, कहा दिया था ना। ठीक है, अगली लाइन में लिखो द लॉ मेंबर विच वॉज एडिड इन, इसी में द लॉ मेंबर which was added by the Charter Act of 1833 which was added by the Charter Act of 1833 was now made a permanent member, was now made a permanent, उस टाइम पे वो टेम्पररी था, was now made a permanent member। थर्टी थ्री में जो लॉ मेंबर जुड़ा था कौन था? मैकॉले, ठीक है, उसको अब परमानेंट कर दिया। पैडिंग डालो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसको ओपन कंपटीशन ओपन कर दिया था, वो कर लेंगे हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक आइलैंड है वो ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, सेंट हेलेना आइलैंड भी, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं। आप अभी समझो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या रोल हो रहा है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हो रहा है वो समझो। ठीक है, वो है इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1858, इससे पहले क्या हुआ है? 1858 से पहले 1857 में रिवॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूरा रेजिक करना है। रेजिक मतलब, इसका क्या मतलब होता है? रेजिक का पूरा चेंज करना है सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, उसमें ये पूरा चेंज कर देंगे। इसका ऐसे था नाम, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ऐसा नाम था असली। ठीक है, अब इसके फीचर्स लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। आपको जो मैंने पहले दिन सीक्वेंस समझाई थी ना, कि सबसे पहले आए थे रेगुलेटिंग एक्ट्स, उसके बाद चार्टर एक्ट्स, उसके बाद आए थे काउंसिल एक्ट्स, उसके बाद आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। ये बीच में एक एनोमली है, इसको देख लेंगे बाद में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसीलिए क्योंकि बेसिकली आपको पूरी गवर्नेंस बदलनी है इस टाइम, इसलिए इसका नाम ये है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट को एक्ट से लेके इन्वर्टेड कॉमा में रखना, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द गुड गवर्नेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया। आगे आप बताओ, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल किसने शुरू किया था? किस एक्ट ने? नाम क्या उस एक्ट का? डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल किसने शुरू किया था? आप बताओ ना, मेरे को लगा आपको आता है, बड़े जवाब दे रहे थे कल। बताओ किसने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुरू किया? मैंने लिखवाया था कल, ये फ्रेज लिखवाई थी ना कॉपी में, और बोला था याद रखना। किसने शुरू किया था? आप बताओ। कुछ नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। कौन सा? नहीं, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल किसने शुरू किया था? किस एक्ट ने? बैठ जाओ बैठ जाओ। पिट्स एक्ट ने किया था, 17 पिट्स है। हाँ तो वही तो था डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, लिखवाया भी तो था मैंने। ठीक है, कि पॉलिटिकल फंक्शंस आप कोई और देखेगा और ट्रेड वाले कोई और, यही तो था। ठीक है, तो इस कंपनी ने वो बंद कर दिया।
ठीक है, लिखो इट एंडेड, सेकेंड पॉइंट, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल, द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल, द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल which started with Pitt's India Act. Which started with Pitt's India Act. ठीक है, आगे लिखो, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती थी एक, क्या थी, ठीक है, पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन क्या वर्ड, डॉक्ट्रिन वर्ड का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। इट एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आपका कोई अपना हेयर नहीं है, ठीक है, वारिस नहीं है, प्रॉपर्टी गई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है, उसके साथ भी तो यही हुआ था, ठीक है। पोइम आती है ना एक, खूब लड़ी मर्दानी, किसने लिखी है वो, किसने, 9th की क्लास में, कैसे नहीं पढ़ी, बड़ी फेमस पोइम है, किसने लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी, रानी, सारी पोइमें दुनिया में वही लिख के गए हैं। किस किस को पता है किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लिखी है ना, ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट। अब बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले आपको याद है, पहले सबसे पहले एक पोस्ट होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल होती थी, फिर 1773 में वो बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑफ बंगाल। फिर वो क्या बन गया गवर्नर जनरल के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब वो क्या बन गया, वाइस रॉय। क्लियर है, तो लिखो, A viceroy would now be appointed, a viceroy would now be appointed, would now be appointed, who would serve as the, who would serve as the, who would serve as the representative of, representative of British Crown, British Crown. A viceroy would now be appointed who would serve as the representative of British Crown. देखो डिफरेंस समझो दो चीज़ों में, गवर्नर जनरल भी हेड ही है इंडिया का, वाइसरॉय भी हेड ही है, लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर एक वो हाथ नहीं है पार्लियामेंट का, है मतलब इनडायरेक्टली है, लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा कि यू आर माई अपॉइंटी। वाइसरॉय जब से बना है ना, तो वाइसरॉय का मतलब ही है कि ही इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये फ़र्क है, दोनों इंडिया को रूल, इंडिया के सोल हेड वही हैं, वाइसरॉय भी वही है, गवर्नर जनरल भी वही है, लेकिन आज के बाद इसको वाइसरॉय कहेंगे, क्यों, वाइस तो एक वर्ड आ गया ना, वाइसरॉय, वाइस से मतलब, अब ये पहले क्या होता था, वो हेड था और उसको चेक करने के लिए 3-4 भेजते थे, है ना, काउंसिल में डाल दिए, कभी कहीं डाल दिए, ऐसे होता था। अब बोल ही दिया कि भाई तू है ही वाइसरॉय, तू इंडिया का तो हेड है, लेकिन यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन नाउ। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब बेसिकली इनको पता क्या लगा था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, इनको लगा था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इनको लगा था कि क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था इंडिया पे, इसलिए ये सब हो गया, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगले लाइन लिखो। अच्छा पहले ये बताओ फर्स्ट वाइसरॉय कौन था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय। was the first viceroy। क्लियर है, ठीक है। आप बताओ पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और क्या पता है उसके बारे में। फर्स्ट गवर्नर वैरेन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 60 साल जिंदा रहा, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक किस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना,
1833 चार्टर एक्ट 1833। नंबर कितने थे वो इकोनॉमिक्स वाले पेपर में दिया था? कितने थे? नंबर तो ठीक है, फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? आगे लिखो, लिखना। A secretary of state for India was appointed. A secretary for state of India was appointed. फिर आगे डैश डाल के लिखो। He was a member of British Parliament. He was a member of British Parliament. ठीक है, हुआ क्या, पहले क्या था, इधर देखो, देखो पूरी ब्रॉड पिक्चर क्लियर रखना जरूरी है। पहले क्या हो रहा था, अभी से जब रेगुलेशन स्टार्ट हुई 1773 में, इंडिया में गवर्नर जनरल था और वो क्या करते थे, अपने बंदे बुलाते थे, पहले 4 भेजे फिर 3, है ना, ये हो रहा था। ठीक है, ऐसे हो रहा था स्टार्टिंग में, याद है। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो बोल दिया कि ये तू, अब ये राइटिंग में दे दिया कि यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसका नाम बदल क्या कर दिया, वाइसरॉय। ठीक है, दूसरा यूके में कुछ नहीं होता था पहले, यूके में तो कुछ नहीं था। अब इन्होंने बोला यूके में भी एक बंदा बैठेगा, सेक्रेटरी मैंने बताया मंत्री होता है उनका, तो एक मंत्री बना दे, फॉर एग्जांपल इंडिया एक मंत्री बना दे मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ऐसा कुछ अगर कल को, वैसा एक मंत्री बना दिए सेक्रेटरी, मतलब मंत्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बात समझ आ रही है? तो वो मंत्री बना दिया, उसको काउंसिल भी दे दी। 2 चीज़ें चेंज हुई, पहला वाइसरॉय, अब ये याद रखना नाम में बहुत कुछ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर जनरल इज हेड, तो वाइसरॉय भी है, पर वाइसरॉय के नाम में ये शामिल है कि ही इज अधीन समबॉडी। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या है कि एक एक्स्ट्रा बंदा बिठाया उन्होंने अब यूके में सेक्रेटरी, और ये कहाँ का, ये कहाँ का मेंबर था, पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये याद रखना, बात बड़ी बार आती है। ठीक है, तो ये आता है बड़ी बार क्वेश्चन कि किस एक्ट ने ये ऑफिस बनाया था, कौन सा ऑफिस, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। ऑफिस ही तो होता है मंत्री का। बात समझ आ रही है? पक्का? आगे चलो। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट, ये है इस एक्ट का नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इसने डुअल सिस्टम ख़त्म कर दिया जो शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि अब खुद सोचो, वो कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ था ना डुअल सिस्टम, कि ये मतलब कोई बदतमीजी नहीं करें, तो वो भी इन्होंने यही बना दिया, तो इसको ख़त्म कर दिया। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो 1847 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ, किस जगह से हुआ था, उस यूनिट का नंबर क्या था जिस यूनिट ने, पहले कौन सी बोली, 36 तो बिल्कुल सही है, पहली वाली कौन सी, दोनों उस जगह थी मेरठ में। इतना कैसे पता आपको? चलो लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब ध्यान से समझना, अब काउंसिल एक्ट है, तो काउंसिल एक्ट में वो क्या करेगा, काउंसिल एक्ट में वो मेंबर्स जोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मेंबर्स, अभी क्या, अभी प्लीज़ समझो 1858 का एक्ट बस थोड़ा सा अलग आया, पर उससे पहले 53 में याद करो हुआ क्या। 53 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कुछ बंदे एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे 6 बंदे मिलके क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी। अब है, अब इनको स्टार्ट होगा। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, दिस एक्ट was the first to associate Indians with law making process, to associate Indians with law making process। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो 53 में कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 6 बंदे ला के लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है,
अभी तक इन 12 के 12 में कोई भी इंडियन नहीं है, ठीक है। तो अब इनको एक आपने मतलब थोड़ा तो जैसे ब्रिटिश में यूके जो होता है वो लॉ को थोड़ा मानता है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है एक वर्ड, तो इनको लगा कि इंडियंस को भी आना चाहिए अब, ठीक है। तो पहली बार, क्वेश्चन याद रखना, 1861 में पहली बार 3 लोग एक्स्ट्रा, जो 12 लोग थे ना काउंसिल में टोटल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, वो बढ़ाए जाएंगे, थोड़ी एक्सपैंड होगी, और उसमें पहली बार 3 लोग जोड़े जाएंगे। अब 3 लोग, वो ये तो कर नहीं सकता कि गाँव के कोई भी उठा ले, तो वो अपने वाले बंदे बुलाएगा। तो अपने वाले बंदे कौन है उसके, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा होते थे। बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इनको सही लिखना। वाइसरॉय, हाँ, वाइसरॉय अपॉइंटेड, वाइसरॉय अपॉइंटेड थ्री पर्सन्स, ठीक है, ब्रैकेट में नेटिव इंडियंस, ब्रैकेट क्लोज, टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, तीनों के अपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। लिखो, पहला राजा ऑफ बनारस, नेक्स्ट राजा ऑफ पटियाला, पटियाला फिल्म भी तो है इस पे, राजा ऑफ पटियाला। लास्ट सर दिनकर राव, तीसरा, याद रखने तीनों, सर दिनकर राव। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, सेंटर में तो है ही अब लेजिस्लेटिव, है ना। सेंटर में क्या हो रहा है कि आपने 6 बंदे थे पहले और कुछ अब ये 53 के एक्ट से क्लियर था कि कुछ लेजिस्लेचर के बंदे और कुछ एग्जीक्यूटिव के। अब अलग अलग रीजन में, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है ना, ठीक है, अभी ये सारी चीज़ कहाँ चल रही है, कोलकाता के आसपास, ठीक है। उस पहले 1911 से पहले कोलकाता था मेन सेंटर। अब क्या होगा, बाकी एरियाज़ में भी ऐसी काउंसिल्स बनना चाहेंगी। देखो, जब गवर्नर ऑफ बंगाल होता था ना, तब गवर्नर ऑफ मद्रास भी होता था, बॉम्बे भी होता था। पर मैं क्यों बार बार बंगाल बोल रहा हूँ, क्योंकि बंगाल वॉज द चीफ, जो एपी सेंटर होता है ना पूरा, वो इस टाइम पे जब बात चल रही है, गवर्नर बाकी जगहों के भी होते हैं, बस इसके वाला गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बन गया फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो ऐसे ऐसे चलते रहा। बात समझ आ रही है। अब जैसे ही काउंसिल बनी 1853 में, लेजिस्लेटिव पावर्स मिली काउंसिल लोगों को, अब वो बाकी भी मांगेंगे, ये भी तो मांगेगा कि हमें हमारी काउंसिल में भी ऐसा करो, ये भी मांगेगा, सारे मांगेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड, in Bengal, Punjab and North West Frontier Province, ये सुना है वर्ड, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बताओ कोई जगह इधर कहाँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री में ना एक इंसान आता है जिसको कहते हैं क्या, फ्रंटियर गांधी, सुना है? फ्रंटियर गांधी नहीं सुना? फ्रंटियर गांधी, ये तो ये जगह बताओ कहाँ पे आती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये मैप आपके सामने, बताओ कहाँ पे आती है ना, कहाँ पे, बोलो कहाँ पे आती है? अरे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में होगी ना। हाँ तो बोलो फिर कहाँ पे है। ये जो ये वाला एरिया ना, नॉर्थ वेस्ट पर, ये ठीक है, ऊपर गुजरात, ऊपर गुजरात में उसके ऊपर, जहाँ अभी खैबर पख्तूनवा वगैरह सुना ही है, वो सब आते हैं जहाँ, ठीक है, मतलब गिलगित, हाँ उस तरफ बाल्टिस्तान वगैरह, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। खरदुगलाबाद तो लद्दाख है, ठीक है। आगे लिखो, पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज स्टार्टेड, कॉमा में रखना, पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज स्टार्टेड। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? ये कौन सा है हाँ, मिनिस्टरों को पोर्टफोलियो साइन नहीं होते।
जब सरकार बनती है, ओथ होती है, तो उसके बाद ये नहीं बोलते कि गडकरी को ये वाला पोर्टफोलियो मिल गया, कहते हैं ना। तो पहली बार ये हुआ, इधर देखो कि ये मंत्री है, ठीक है, ये कौन है, गवर्नर जनरल, इसके 4 बंदे थे, इसको बोला तू अब से रेलवे संभालेगा, इसको बोला तू अब से कानून संभालेगा, तो पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ स्ट्रेटजी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ordinances could now be issued, next line, ordinances could now be issued during an emergency for 6 weeks, during an emergency for 6 weeks, for 6 weeks, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, इमरजेंसी मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले दिन किया था, 18वें में, ठीक है, इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 360 किया था पहले दिन। आप अभी जब हम पढ़ेंगे ना, वो अगले जब भी वहाँ पहुँचेंगे, आप वहाँ देखोगे आज तक ये प्रोविज़न है। तो अब आपको लिख के दे देगा क्वेश्चन में कि एमरजेंसी प्रोविजंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रेस इट्स रूट्स बैक टू, दे देगा 4 ऑप्शन, 61, 92, 53, 58। बात समझ आ रही है? ऐसे बस इसके हिसाब से ही एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री ऑर्डिनेंस होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा होती है, वो कानून बनाती है, देश चलता है। कभी वो हर टाइम थोड़ी बैठती है, 3 बार बैठती है ना साल में, मानसून, बजट और विंटर, 3 सेशन होते हैं। अब बीच में अगर कानून जरूरी आ गया कोई, फॉर एग्जांपल एक कोई कानून बनाना पड़ गया, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालेगा कि जब तक राज्यसभा लोकसभा फिर से नहीं बैठे तब तक ये कानून चलेगा, ठीक है। आर्टिकल पता है किसी को ऑर्डिनेंस का? 123, ठीक है, वो कर लेंगे, आगे चलो। पर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। तो कौन सा पार्ट मैंने बताया था, पार्ट 5। तो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट 5 था, कहाँ से कहाँ तक था, 55 से 140 कुछ तक था, 151, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या है, देखो हिस्ट्री की चीज़ें हैं ये सारी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो कंपनी पे ये आरोप लगता था कि वो सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स को काउंसिल में रखती है। ऑफिशियल कौन है, जो कंपनी के एम्प्लॉई थे, ठीक है। नॉन ऑफिशियल कौन है, कोई भी इंडियन वो राजा वगैरह थे, वो भी नॉन ऑफिशियल है। कंपनी पर ये आरोप लगता था कि आप सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स रखते हो, जबकि आपको नॉन ऑफिशियल भी रखने चाहिए। तो इस एक्ट में पहली लाइन लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं अभी पॉलिटिकली समझने की। इट इंक्रीज्ड द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स in the council, it increased the non-official members in the council, the non-official members in the council. नेक्स्ट, पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था वो बजट अपने आप पास कर देता था। फॉर एग्जाम्पल बजट है उसके पास, वो पास कर देता था खुद बना के, जैसे अभी LG-J&K का बजट करेगा, ठीक है, अपने आप। लेकिन अब क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं दे वर अलाउड टू डिस्कस द बजट। बात समझ आ रही है, लिखना, मेंबर्स कुड नाउ डिस्कस द बजट, मेंबर्स कुड नाउ डिस्कस द बजट। but were not allowed to ask सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो डाउट वगैरह है ना, बट वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। indirect, next, indirect election started, indirect election started, indirect election started
for the selection of non-official members in the council. Non-official members in the council. In the council. बात समझ आ रही है? ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे, ठीक है, उनके लिए इनडायरेक्ट, याद रखना डायरेक्ट, अभी मैं थोड़े टाइम में आ जाऊंगा 1919 वाले एक्ट पे, उधर डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होगी। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होती है, एग्जांपल दो कोई। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होती है, हमने लिखा ना अभी। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होती है? जो इलेक्शन होते हैं, और जो दूसरी वाली कौन सी होती है, माइनॉरिटी के बेसिस पे। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन अभी होती है इंडिया में, कहाँ होती है? बिल्कुल सही है, एग्जाम एक्सप्लेन करो फिर। मतलब हमारे थ्रू वो बंदा आगे वोट डाल रहा है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है जब फॉर एग्जांपल, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये है सपोज इधर से एक नॉन ऑफिशियल मेंबर चुनना है पंजाब से, ठीक है, तो पंजाब से अगर चुनना है तो कायदे से क्या करना चाहिए, पंजाब के लोगों को वोट देना चाहिए कि हम, मेरी तरफ से ये बंदा काउंसिल में जाएगा। क्योंकि होता क्या है, पंजाब के राजे का वोट, एक वोट को ये मान लीजिए वो लोगों का वोट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गई ये। डायरेक्ट इलेक्शन होती है जब 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू सारे वोट करते हैं, वो डायरेक्ट हुई, ये इनडायरेक्ट हुई। राज्यसभा वाली में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखो, अब ये बताया, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, मैंने आपको बताया पिछली वाली जो पीछे 61 का एक्ट था उसमें क्या क्या था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में काउंसिल बनी, बंगाल में काउंसिल बनी, और तीसरी जगह कहाँ पर काउंसिल बनी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब, है ना, 3 जगह बनी। अब ये बढ़ के और ज़्यादा जगह हो गई, क्लियर है। और उसमें ये भी बताया कि कितनों में कितने कितने मेंबर थे, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, लिखना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एक्सपेंडेड इन नंबर, councils were expanded in terms of number to several other locations like number, like अवध to several other locations like अवध का ऐसे लिखते अवध, ठीक है, कॉमा मद्रास में पहले भी थी, नेक्स्ट बॉम्बे। बेसिकली हुआ क्या, आपने कुछ नहीं समझना है, देखो इन 2 एक्ट्स का नाम काउंसिल एक्ट इसीलिए है, बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह, पर इस 2 एक्ट्स में क्या हो रहा है आपका, इनफैक्ट अगले 1909 वाले में भी ऐसे ही होगा कि आप क्या कर रहे हो, काउंसिल्स का नंबर बढ़ा रहे हो जगह, और उसमें नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ाते जा रहे हो। इधर लिस्ट बनी है कि अवध में 16 लोग थे, बंगाल में 14 से बढ़ा के 28 कर दिए, ये सब नहीं रटना है, बात समझ रही है। पॉइंट क्लियर रखो कि हो क्या रहा है, इन 3 एक्ट्स में आप काउंसिल्स अलग अलग जगह बना रहे हो, और हर जो पुरानी है उधर नंबर्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर है। अब आ जाओ, काउंसिल एक्ट ऑफ लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। लिखना इट इज ऑल्सो, ब्रैकेट में लिखो, ऊपर ही लिखो ब्रैकेट में, मॉर्ले मिंटो, पता है ना, मॉर्ले मिंटो, पूरा नाम लिख लो पहले इसका, ऐसे ही लिखो मॉर्ले मिंटो। ये कौन था, बिल्कुल सही है, शाबाश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फॉर और ऑफ इंटरचेंजेबल, और ये कौन था, बिल्कुल सही। क्यों सर, टॉफ़ी लग रही है नाम से, ठीक।
पहला पॉइंट वही है लिखना, इट इंक्रीज्ड द साइज एंड नंबर ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द साइज एंड नंबर ऑफ various legislative councils at the center and at the provinces. सेंटर इस टाइम पे सेंटर का मतलब होता है बंगाल, 1909 में सेंटर मतलब बंगाल, at the center and at the provinces क्लियर है। तो यही है, मैंने आपको यही समझाया, इन 3 एक्ट्स में यही चल रहा है कि आप जगह बदल रहे हो और वहाँ पे नंबर बढ़ाते जा रहे हो, बस ये है पूरा चल रहा। अगले लाइन में लिखो 1892 वाले में मैंने आपको बोला कि बजट स्टार्ट डिस्कस कर सकते थे, लेकिन यू कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। लिखना, मेंबर्स वर नाउ अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑन द बजट। मेंबर्स वर नाउ 1909 शुरू हो गया क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा मतलब है 1892 में नहीं हुआ था, 1909 में हुआ था सप्लीमेंट्री। लिखो, मेंबर्स वर नाउ allowed to ask supplementary questions on budget. नेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर an Indian became a part of Viceroy's Council. मैं बताता हूँ, एक डाउट आ रही होगी। देखो, अभी आप बोलोगे कि 61 में 3 जने आए थे, ठीक है, वो वाइसरॉय, देखो ये था वाइसरॉय मतलब गवर्नर जनरल, ये उसके होते थे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी काउंसिल, और ये होते थे बाकी लॉ वाले। वो जो 3 आए थे ना, वो इधर जुड़े थे लॉ में, ठीक है। वाइसरॉय की काउंसिल में पहली बार इंडियन आया, एक अब 1909 में, क्लियर है। लिखना, क्या लिख रहे थे, वाइसरॉय काउंसिल, आगे डैश डाल के लिखो। लिखना, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, ऐसे ही था, एसपी सिन्हा लिख लो। एसपी सिन्हा was added to the Viceroy's Council as a law member. Clear? Next line. It started the system of separate electorate for Muslims. सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, क्या मतलब होता है इसका? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? अभी कुछ रिजर्व्ड सीटें हैं हमारे यहाँ, रिजर्व्ड सीटें होती हैं, क्या होता है उनका मतलब कि वहाँ पे कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी का ही खड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वोट तो सारे डालते हैं, ठीक है। जब सेपरेट इलेक्टोरेट होता है तो जो खड़ा होता है इंसान, अगर फॉर वो उसी के बंदे वोट डालेंगे, इससे बहुत आइसोलेशन दोनों कम्युनिटीज़ में, कोई भी हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी इधर स्टार्ट हो जाए कि रिजर्व्ड कम्युनिटी के लोग जो रिजर्व्ड सीटें हैं वहाँ सिर्फ रिजर्व्ड कम्युनिटी वाले वोट डालेंगे, बात समझ आ रही है? तो कितनी फ्रिक्शन हो जाए। तो ये बहुत, इनफैक्ट यही चीज़ करने वाले थे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जब पूना पैक्ट हुआ था, बात समझ आ रही है? तो उसी के लिए पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 में ना, ठीक है, पूना पैक्ट, क्लियर है। तो अब रिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट करो, सोच समझ लो पहले, जो इंसान खड़ा होता है इलेक्शन के लिए उसी की कम्युनिटी वाले वोट डालते हैं। और रिजर्व इलेक्टोरेट क्या होता है? इंसान जो खड़ा होगा वो स्पेसिफाइड कम्युनिटी से होगा, लेकिन वोट सारे डालेंगे, ठीक है। ये क्लियर रखो, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रिजर्व इलेक्टोरेट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट में क्या होता है? जो खड़ा है सिर्फ उस, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है,
ठीक है। तो इधर के हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जोरोएस्ट्रियन ये कोई वोट नहीं डालेगा, सिर्फ मुस्लिम्स वोट डालेंगे। ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। और रिजर्व इलेक्टोरेट क्या हो गया कि सरकार ने बोला सिर्फ मुस्लिम्स खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम्स खड़े हो गए इलेक्शन के लिए, लेकिन वोट सारे डालेंगे। तो ये हो गया रिजर्व इलेक्टोरेट। क्लियर है। तो इस एक्ट ने पहली बार 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लिखो। The system of indirect elections continued. The system of indirect elections, रुक जाओ, indirect elections तक लिखो। The system of indirect elections for nomination of non-official members, continued. For nomination of non-official members continued. देखो ऑफिशियल मेंबर को तो वो ले ही आएगा अंग्रेज, बात समझ आ रही है। नॉन ऑफिशियल को इधर से लाना पड़ेगा, और उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रही है अभी भी। ठीक है। अब डालो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दो को इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बार बार आती हैं। पहले इसका दूसरा नाम किसी को पता है? मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड, मोंटेग्यू रिफॉर्म या एक्ट। ठीक है। अब ये पहला नाम किसका आएगा हमेशा? ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दूसरा नाम पहला, देखो याद रखना, मैं याद रखने के तरीके भी बता रहा हूँ। 1919 में आया तो 2 बार 19 आता है। तो राज्यसभा का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई कैमरलिज्म। 2 हाउसेस को कहते हैं बाई कैमरलिज्म। इस एक्ट ने, बाई है ना ये, देखना, इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन इंडिया। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन इंडिया। अब वो डिटेल में आया कैसे वो सब बाद में देखेंगे। राज्यसभा इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन इंडिया, लिख देता हूँ मैं, बाई कैमरलिज्म इन इंडिया। हमने यही लिखा था, कुछ और लिख दिया था, बाइक तो नहीं लिख दिया था, बाई कैमरलिज्म इन इंडिया। याद कैसे रखना है? 1919 है ना, तो 2 बार बाई कैमरलिज्म। दूसरा, इट स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। इट स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। The provision of direct elections. Next, it introduced diarchy. DYARCHY. It introduced diarchy at the province level. लिखो, the diarchy was implemented in 8 provinces. Implemented in 8 provinces. ठीक है। डायरकी होता क्या है, पहले ये समझो, मैंने लाइन लिखवाई, डायरकी वॉज इम्प्लीमेंटेड एट द प्रोविंस लेवल। ठीक है। तो यही डायरकी सेंटर लेवल पे आएगी कब? 35 के एक्ट में। ठीक है। ये कहानी ऐसी समझ लो। डायरकी होता क्या है, सब्जेक्ट है ना जितने भी,
जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कौन से शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में, यू नो। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया, क्या क्या, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड वाले जो होंगे वो कौन देखेगा, वहाँ का गवर्नर, जो प्रोविंस का गवर्नर होगा। ट्रांसफर्ड कौन देखेगा, 1853 के बाद से इनफैक्ट काउंसिल्स बनने लगी हर जगह, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी बन गई, हर जगह बन गई। तो ट्रांसफर्ड वाले कौन देखेगा, जो भी काउंसिल हैं, जो भी उसके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अभी इसी साल या 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, एक होता है रेजिडुअरी। रेजिडुअरी क्या होता है, जो बच गए। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी नहीं लिखी गई, तो रेजिडुअरी भी कौन देखता था, यही। क्लियर है, पक्का, सिंपल सी बात है। डायरकी मतलब वही फिर से डुअल गवर्नमेंट टाइप, लेकिन डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल वो वाली चीज़ है पिट्स इंडिया की। डायरकी मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, खाना पानी बिजली टेलीफोन, जितने भी, कि नेट कैसे आएगा, कम्युनिकेशन, ये सब होते हैं ना, देखिएगा भी लिस्ट वो 7th शेड्यूल की, पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होता है। तो उसको बांट दिया, तो जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो रख ली, कम्युनिकेशंस, डिफेंस, ये सब रख ली गवर्नर ने। तो वो गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, उनको कौन देखेगा, गवर्नर। और बाकी कौन से हो गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, फालतू से, गलियों की सफाई, ये सब, वो कौन देखेगा, जो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रिप्रेजेंटेटिव है। और जो बच के कहीं नहीं दिए, वो भी कौन देखेगा, गवर्नर जनरल। दिख रहा है, दो तरह की गवर्नेंस चल रही है। कायदे से क्या होना चाहिए, एक बंदा रखो वही सारे देखे, लेकिन ये 2 हिस्सों में कर दिया। बनाओ जल्दी इसको, ये डायरकी। पर प्लीज याद रखना, डायरकी एट प्रोविंसेस थी ये, एट प्रोविंसेस। नेक्स्ट, women were given the right to vote for the first time ever. Women were given the right to vote for the first time ever. Women were given the right to vote for the first time ever. Time ever. Next, Government of India Act 1935. First, it abolished diarchy at the provinces. It abolished diarchy at the provinces. Diarchy at the provinces. At the provinces. And started diarchy at the state level. Sorry, at the central level. At the central level. Next, this act created an all India federation, ब्रैकेट में लिखो, रूट ऑफ फेडरलिज्म, रूट ऑफ फेडरलिज्म, रूट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि 2-3 तरह की गवर्नमेंट होगी और सब मिल बांट के काम करेंगे, नेशनल, सब नेशनल, लोकल, फेडरलिज्म, ठीक है, रूट ऑफ फेडरलिज्म। अगली लाइन में,
Bicameralism was introduced in almost all the provinces. Bicameralism was introduced in almost all the provinces. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टाब्लिश्ड. मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, किसने वो किया था, रिकमेंड किसने किया था? कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टाब्लिश्ड. पहला गवर्नर कौन था रिजर्व बैंक का? पहला इंडियन गवर्नर, वो बार बार आता है. लिखवाया मैंने, क्वेश्चन भी पूछा. सीडी देशमुख. पहले बताना था ना, सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन सीडी देशमुख. ठीक है, आगे लिखो. A federal court was set up in 1937. Was set up in 1937, which later became the Supreme Court. 37 में सेटअप हुआ, which later became the Supreme Court. बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं इसको. जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? क्या नाम था? पता है किसी को? आया हुआ बड़ी बार पेपर में. कांग्रेस का हर साल प्रेसिडेंट होता था ना एक, उस साल भी होगा. तो मर गए थे. दादा भाई कह रहे हो? नाइनटीन 47 ब्रैकेट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. जे से है नाम. आप कौन सा बोल रहे थे? एस से. हाँ, आप जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो उस दिन गांधी जी कहाँ थे? जगह आती है पेपर में, वो जगह कौन सी थी? इंडिया को नहीं मानना था. जगह का नाम एन से है, बताओ. न्यू जर्सी. दंगे भी हुए थे वहाँ. सही बोल रहे हो बिल्कुल. जगह बताओ ना. नोआखली. सुना है? ये आती है जगह. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे. गांधी जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ली है कभी? गांधी जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ली है कभी? कब ली है? एक बार ली है 1924 में, बेलगांव सेशन में. ये सब क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. ठीक है, बेलगांव. बेलगांव है ना, कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे. ठीक है, चलो
नेक्स्ट लिखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये कांग्रेस के सेशंस हैं। 1924 वाला देखो, 1924 का बेलगाम सेशन होगा ना, ठीक है। लिखो इसका इंपॉर्टेंट लिखना, इट डिक्लेयर्ड इंडिया। अब जो लाइंस होंगी ना उससे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का स्पेलिंग आता है? SOV, ठीक। सॉवरेन नेशन। सॉवरेन कौन होता है? सॉवरेन, सॉवरेन मतलब अपना डिसीजन खुद लेता है, सॉवरेन, ठीक है। इट डिक्लेयर्ड इंडिया इन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन। लिखते चलो। इट पार्टीशनड इंडिया इनटू 2 डोमिनियन, ठीक है। जब जिस दिन देश आज़ाद हुआ ना, उस दिन इंडिया को डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया डोमिनियन है। डोमिनियन क्या होता है? मतलब अधीन टाइप चीज़। फिर बाद में इंडिया ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट निकाला। इट पार्टीशन इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। नेक्स्ट, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड, समझ के चलना, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the constituent assembly to make an independent constitution of its own. Constitution of its own. क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी कर्सरी ग्लांस करो पूरे एक्ट्स पे, स्टार्टिंग से लेके। ठीक है, अब समझो, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिपेंडेंस एक्ट 47 में बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो फ्रेम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से लेके 1949 के नवंबर तक, डेट पता है किसी को? 26 नवंबर तक ये पूरा काम करेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। इस पूरे काम, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 3 सिटिंग्स में हुआ ये, 3 सिटिंग्स में, ठीक है। इससे क्वेश्चन देखते हैं, रेयरली आता है। अब होता क्या है इसमें कि कौन उस टाइम पे स्पीकर था, कौन प्रेसिडेंट था। आप एक काम करो, इसके लिए आप छोड़ दो पूरे 4 पेज, ये हो जाएगा आपका कवर। सबसे पहले अब आप प्रीएम्बल पे, क्योंकि जरूरी चीज़ वो है, ठीक है। 4 पेज में समझते हो, 2 लीफ, ये होता है 1 लीफ, ठीक है। तो ऐसे 2 लीफ 4 पेज, और उसके बाद हेडिंग लो प्रीएम्बल। बस ये समझ लो, 100% करा दूंगा, 100%। क्योंकि अभी प्रीएम्बल नहीं किया ना, आपको ऐसे लगेगा पूरी बोरिंग चीज़ चल रही है। वो भी तो करवा दिया था मैंने जगह, ठीक है। हेडिंग लो प्रीएम्बल। अब आ जाओ, पहली क्लास याद करो। आपको मैंने बताया था सबसे पहले आर्टिकल शुरू होने से पहले कि प्रीएम्बल होता क्या है, बताया था, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है? ओवरव्यू, ठीक है, लिखना हेडिंग डालो प्रीएम्बल। पॉइंट समझ आ गया? एक्ट्स पास हुए, फिर 3 सिटिंग्स में उन्होंने ये किया, उसके बाद आ जाओ प्रीएम्बल। पहली चीज़ आप सीक्वेंस में करेंगे पूरा। प्रीएम्बल लिखना, preamble is like an index to the Constitution of India. लिखना preamble, next time, preamble contains the philosophy of the Constitution of India, contains the entire philosophy of the Constitution of India. Philosophy of the Constitution of India. नेक्स्ट लाइन, 2-3 बातें आप समझो ना। प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया 3 सिटिंग्स में बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, 3 सिटिंग्स में बना था। उन 3 सिटिंग्स में से एक सिटिंग में नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नाम से क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स फिलॉसफी के ही तो होंगे, आप सारे ऑब्जेक्टिव थोड़ी लिस्ट कर दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या, जवाहरलाल, ठीक है, लिखना द आइडियल्स इन द प्रीएम्बल, are similar to that of objectives resolution, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। आगे लिखो मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू on in 1947, moved by Jawaharlal Nehru in 1947 in front of Constituent Assembly, और आगे डैश डाल के लिखो and adopted by it, ठीक है। अगली लाइन में लिखो, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब बड़ी बार मेंस में क्वेश्चन आया है इनफैक्ट कि आप प्रीएम्बल लिख के दे दो, 10 नंबर मिलते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आपको प्रीएम्बल का एक एक अक्षर आना चाहिए, ठीक है। अब आप प्रीएम्बल लिखोगे बिल्कुल समझ के, मैं एक एक लाइन समझाऊंगा, छोटा सा होता है, पूरा लिखना है आपको क्योंकि एक एक वर्ड का मतलब है, ठीक है। तो हेडिंग डालो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया और लिखते चलो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। क्या हाँ वो वाला, तो क्या लिखवाया था वो तो इंडेक्स था, मैंने बोला प्रीएम्बल इज लाइक एन इंडेक्स थोड़ी है वो, असल में वहाँ नंबर थोड़ी डाले हैं इंडेक्स के, नंबर 1 ये फंडामेंटल राइट,
ठीक है, लिखो प्रियम्बल, लिखो पहली लाइन, वी कॉमा, समझ के, वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly, स्पेलिंग क्या होता है, सोलम, ये सोलमली, रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, अब हम ये बोल ही रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का डॉक्यूमेंट है ना, तो हम सारे लोग मिलके ये कसम ले रहे हैं कि हम इंडिया को क्या क्या बनाएंगे, इनटू ए सॉवरेन, लिखते चलो, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी ये लिखो, मैं बताता हूँ बाद में क्या, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। पहले यहाँ तक देखो, अब एक एक शब्द का मतलब बताना चाहिए। सॉवरेन मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि हर एक इंसान की आवाज़ है ना, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द, होता है ना, ठीक। रिपब्लिक का मतलब समझाओ क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक। प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया रिपब्लिक होगा, व्हाट इज रिपब्लिक, जो हेड होगा, जो हेड होगा दैट विल बी वन अमंग द पीपल, इलेक्टेड हेड होगा, नॉट की मोनार्की टाइप, ठीक है। रिपब्लिक जो होता है उसमें जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो वन अमंगस्ट अस होता है, कोई राजा नहीं होता कि भाई वो वंश होगा तो वही होगा, जैसे पहले होता था। तो रिपब्लिक नया कंसेप्ट है, रिपब्लिक होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 3 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड टू सिक्योर all its citizens, ठीक है। अब ऐसे सेमी कॉलन नीचे फिर एक एक करके लिखना, ऑल इट्स सिटीजन्स, सेमी कॉलन नीचे लिखो। पहला जस्टिस कॉमा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस, ये आता है पेपर में, कितने टाइप का जस्टिस बोला है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ब्रैकेट में लिख लो जस्टिस 3 तरह का है, जस्टिस के आगे 3 लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये बातें ज़रूरी हैं। जस्टिस, ठीक है, 3 तरह कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। अब मैंने अब बोला ये पूरी फिलॉसफी है, तो सोशल जस्टिस भी आता ही होगा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ आता है, अनटचेबिलिटी बैंड है, अनटचेबिलिटी, तो सोशल जस्टिस नहीं है, ठीक है। और कहाँ आता है सोशल जस्टिस, डीपीएसपी में ये दिया हुआ है कि जो बोलो क्या कि आपने एनिमल्स नहीं मारने, ये सोशल जस्टिस नहीं है, बड़ी चीज़ें होती हैं। और फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर बैंड है, ये सोशल जस्टिस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगला आ जाओ, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, मेरे को बताओ, वो तो ठीक है इकोनॉमिक जस्टिस पैसों रिलेटेड, कोई वो बताओ कॉन्स्टिट्यूट, ये समझो प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, तो अगर प्रियम्बल कोई बात बोल रहा है तो जस्टिफाई होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने पहली सोशल जस्टिस कर दिया जस्टिफाई, आगे बताओ इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ होता है जस्टिफाई, एक 39 आर्टिकल है डीपीएसपी में, वहाँ क्या लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो, इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ डीपीएसपी में जो पुअर हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्कीम चलानी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है। अगला क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 326, वहाँ क्या लिखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक को अब एक वोट का अधिकार है, ये पॉलिटिकल जस्टिस है। तो ये सब बात समझ आ रही है। जस्टिस कितने तरह का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब नीचे आ जाओ, जस्टिस हो गया, नीचे आ जाओ, लिबर्टी, ब्रैकेट में लिख लो 5 तरह की है, आगे लिखो कौन कौन सी, थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इंपॉर्टेंट है ये, पक्का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। लिबर्टी ऑफ, एक एक करके उठाओ, लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब कुछ भी सोच सकते हो,
ठीक है। कुछ तो ये सोच सकते हैं कि बम फाड़ दूंगा अभी जाके कहीं, फिर क्या इन्होंने तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ थॉट, क्या मतलब है इसका? मतलब चीज़ें कौन दोनों बैलेंस पे चले। अभी आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट, वहाँ समझ आ जाएगा कि कैसे सुपीरियरिटी एक के ऊपर एक बैलेंस करने पड़ते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, आप कुछ भी मतलब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इनफैक्ट आप ये भी सोच सकते हो कि सिडिशन, एक चीज़ सुनी है आपने, सिडिशन क्या होता है? देशद्रोह, सुना है आपने? देशद्रोह में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप ये तक सोच सकते हो कि देश के टुकड़े हो जाएं, बस आपको तब तक देशद्रोह नहीं बोला जाएगा, देशद्रोही और देशद्रोह पर नहीं, जब तक आप कोई ऐसा एक्शन नहीं कर दो जिससे सच में ऐसा हो जाए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये यहाँ से आती है। सिडिशन बड़ा फेमस चीज़ है, ये सिडिशन सुना होगा आपने, ठीक है। सिडिशन के लिए ये बोला हुआ है कि जब तक इंडिक्टमेंट नहीं हो जाए ना वायलेंस की, इंडिक्टमेंट मतलब किसी को इंसाइट नहीं कर दो आप, तब तक आप देशद्रोही नहीं हो। मन में जो मर्जी सोचो। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट आ गया, आगे लिखो क्या आगे क्या? एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, पर फिर आर्टिकल 19 में आप पढ़ोगे आगे चल के कि एक्सप्रेशन पब्लिक मोरालिटी में होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या? बिलीफ, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। आ गया जो थर्ड, इसके बाद जस्टिस, आगे इक्वालिटी, थर्ड इक्वालिटी, इक्वालिटी ब्रैकेट में लिखो टू, दो तरह के, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आज से 2 साल पहले कोविड आया, कितने साल हो गए कोविड को? 3 हो गए इनफैक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कोविड में? एक चीज़ हुई कि पेपर पोस्टपोन हुआ यूपीएससी का, ठीक है। तो पोस्टपोन हो नहीं रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी जो आप अभी लिख रहे हो ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सेकंड वाली बात। उन्होंने बोला कि प्रियम्बल मतलब इंडिया का संविधान सबको अपॉर्चुनिटी बराबर देता है, लेकिन कोविड में जो अमीर घरों के बच्चे हैं उनको तो फैसिलिटी मिल गई, गरीब घरों के बच्चों के माँ बाप मर गए, कुछ हो गया। तो अभी इस पेपर को अगर हमने करवा दिया तो हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रख पाएंगे। बात समझ आ रही है? ये चीज़ें, ये समझने की चीज़ें हैं सारी। आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देनी है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है। और सेम रीज़न है कि आपके यूपीएससी के फॉर्म के नीचे लिखा होता है दिस गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू एनकरेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स लेंगे, क्योंकि अभी जो रिलेटिव सिनेरियो है इस सोसाइटी में, उसमें क्या है, वुमेन की कंडीशन ख़राब है। अगर अपॉर्चुनिटी है ना, यूपी पीसीस में तो सारी वुमेन कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं। बात समझ आ रही है? तो इक्वालिटी किस किस की देनी है? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। चीज़ें समझो, ये सीधे आएगा कि जस्टिस कितने तरह का है? 3 तरह का। और लिबर्टी कितने? 5। और इक्वालिटी 2 तरह की। आगे लिखो, एंड, ये 3 हो गए, एंड टू प्रमोट, amongst all its citizens, and to promote amongst all its citizens fraternity क्या होता है? भाईचारा। and to promote amongst all its citizens fraternity, ensuring the dignity of the individual, and the unity of the nation, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इस बार लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेटेड आप सीधे ही लिख लो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, we hereby adopt, enact
and give to ourselves this constitution, and give to ourselves this constitution, this constitution, constitution। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे लिखा होगा वर्शिप, तो आपको लगेगा वर्शिप क्यों कोई लिखेगा जबकि वर्शिप है, और ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रियम्बल हर एनसीईआरटी में आपको 6 से 10 7 साल 6 से लेके पहले पेज पे था, आपको रटा होना चाहिए। तो होता ही है, प्रियम्बल पहले पेज पे नहीं होता, होता है, ठीक है। प्रियम्बल आपको रटा होना चाहिए। मैं फिर से एक बार पूरा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में इंडिया किस तरह का रिपब्लिक होगा, ठीक है, कौन कौन सा है, देखो, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी इसमें ऐड हैं, वो देखते हैं एडिट चीज़ें। फिर इंडिया अपने लोगों को क्या क्या देगा, क्या क्या देगा, जस्टिस देगा, कौन का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। इक्वालिटी देगा 5 तरह की, ठीक है। थॉट, सॉरी लिबर्टी देगा 5 तरह की, कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। और इक्वालिटी देगा 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद फ्रेटर्निटी प्रमोट करेगा। अब फ्रेटर्निटी में पता है क्या होता है, जब भाईचारा होता है ना, जब भी आप ये फ्रेटर्निटी मतलब ग्रुपिज्म, ग्रुप ही तो होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। उसमें क्या, जब ग्रुपिज्म आता है ना सोसाइटी में, कुछ लोगों को इन्फीरियर बनना पड़ता है। आप देखना कभी भी कोई ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनफैक्ट 4 दोस्तों का भी ग्रुप होगा ना, एक ऐसे होगा थोड़ा है, तो ग्रुपिज्म जब भी आता है तो किसी की डिग्निटी पे हर्ट करके आता है। यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और फ्रेटर्निटी से ये नहीं हो जाए, जब भाईचारा, जब गैंग बनती है फॉर एग्जांपल, सारे लोग मिल गए, तो ये कल को वो गैंग यही ना बोल दे कि इंडिया तोड़ दो। तो इंटीग्रिटी ऑफ द, सॉरी, यूनिटी ऑफ द नेशन इज़ फॉरमोस्ट, क्लियर है। तो ये लाइन याद रखो, हर चीज़ की सेंस है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, फ्रेटर्निटी बनानी चाहिए, ठीक है, लेकिन इन देश की यूनिटी बचनी चाहिए, इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजन डाले हुए हैं। वही तो चीज़ है, फिलॉसफी यही है ना कि उधर की सारी बातें इधर निचोड़ करके डाल दो, कि कल को अगर ऐसा नहीं हो जाए कि फ्रेटर्निटी के चक्कर में, ठीक है, आप तोड़ ही दो देश, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम 26 नवंबर 2011 क्या था 1949 को अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अब नीचे पॉइंट्स लिखो। अब पहले एक चीज़ समझो, सबसे पहले 3 शब्द ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 शब्द, ठीक है। ये जो पहले स्टार्ट में था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें 2 शब्द ऐड हुए, क्या क्या, सोशलिस्ट और सेकुलर। व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिज्म होता है क्या होता है, समाजवाद, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, कि जो सरकार जितना प्रॉफिट करेगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द कॉमन गुड। बात समझ आ रही है। और क्या होता है, सोशलिस्ट का उल्टा क्या होता है, कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ इसमें, ऊपर वाले जो स्टार्ट है, ऊपर के स्टार्टिंग जहाँ प्रियम्बल है वहाँ 2 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है। और नीचे जहाँ यूनिटी है, यूनिटी था फ्रेटर्निटी वाली लाइन में, वहाँ यूनिटी के साथ, यूनिटी के आगे लिख दिया एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। लिखो, अब लिखो। और ये कौन सी अमेंडमेंट से होता है पता है किसी को, 42, ठीक है। लिखना आगे, नीचे लिखना द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट added 3 new words to the preamble, 3 new words to the preamble, ठीक है। प्रियम्बल एक एक करके लिख लो। पहला सोशलिस्ट, अगला सोशलिस्ट, अगला क्या था, सेक्युलर, और तीसरा क्या था, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये वो फ्रेटर्निटी वाली लाइन थी जो नीचे थी ना, फ्रेंड, वहां पे जुड़ा था, और ये वहां जुड़ा था जो ऊपर था ना रिपब्लिक के पास, ठीक है। अब आपको सीधी सी लाइन आ जाए, ये तो अभी 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 क्लियर है। अब आपको सीधी सी लाइन, मैंने ये टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं ना, तो उसमें ये CAPF वगैरह वो सब पेपर UPSC लेता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड, उसमें ये क्वेश्चन था एक, करेंटली इन द प्रेजेंट जो सिस्टम है उसमें हाउ मैनी एडजेक्टिव्स
एडजेक्टिव समझते हो? हाउ मेनी एडजेक्टिव्स डिफाइन द इंडियन रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल? कितने हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके. हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 कैसे? 2 तो पहले थे. पहले क्या क्या थे? सॉवरेन और डेमोक्रेटिक, ये थे पहले. और अब ऐड होके कितने हो गए? सोशलिस्ट और सेकुलर. तो 4 आंसर उसका. ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको. बात समझ आ रही है? प्रीएम्बल को बस यही है. प्रीएम्बल को बार 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 पढ़ो, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. बजाय इसके कि लक्ष्मीकांत के 8 पेज पढ़ो. कितने? 8 पेज का 7 पेज का है, इतने का ही है. बात समझ आ रही है? इसको बार बार पढ़ जाओ. असली प्रीएम्बल लो, उसको पढ़ जाओ बार 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 बार, और समझ के कि अगर ये कोई डाउट है तो फिर करेंगे डिस्कस. फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो वो कहाँ की इक्वालिटी है? बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है. ठीक है, इसके बाद लिखो. ये लिख ले 40 सेकंड से लिखा था, 40 सेकंड मिनट से. आगे लिखो. दो तीन इसको एक्सप्लेन कर लो. लिखना द वर्ड रिपब्लिक मीन्स दैट the head of the state is elected. The head of the state is elected. The head of the state is elected. Next, the word justice means that order in society will be maintained in various forms. Order in society will be maintained in various forms. Will be maintained in various forms. Next, the word fraternity means that there should be a feeling of brotherhood and an emotional attachment with country and its people. ठीक है, आगे लिखो. 2 और चीज़ें आपके पेपर में आती हैं. ठीक है, अब क्या ये बहस हुई बड़ी बार फालतू की इस देश में. जैसे अभी 370 पे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, कुछ नहीं मिलना इनको उससे. अब 370 रिवर्स कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. ठीक है, फिर भी इनको क्योंकि इससे अटेंशन मिलती है ना. तो एक केस हुआ बहुत पहले अभी देख रहे हो आप न्यूज़, 370 पे डिस्कशन चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, क्या पॉइंट है पूरी चीज़ का? मतलब क्यों, क्या मतलब किस लिए बहस चल रही है? गलत तरीके से किया था. उस दिन बात हुई 367 वाली. ये है उनका पूरा कंसर्न. स्पेशल स्टेटस ब्लैक लिस्ट तो कभी भी नहीं मिलेगा जब तक मोदी जिंदा है, तब तक तो ये नहीं आने देगा. आगे देख लेंगे. फिर अब होगा ही नहीं कभी रिवर्स. और आपको याद है पार्ट 19 अगर मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, उसका नाम ही था पार्ट का टेम्पररी प्रोविजंस, और वो 369 से शुरू होता था आर्टिकल. आप पहला पेज देखो, वो पार्ट 19 टेम्पररी प्रोविजंस लिखवाया था. और वो हटा, अच्छा हाँ सॉरी पार्ट 20 होगा, फिर 21 होगा.
पूरा रट लिया क्या आपने? 21 देखो, टेम्पररी प्रोविजन लिखा है, ठीक है। तो ये अब हट गया, इधर देखो। तो बेरूबरी केस एक हुआ था, पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूँ, केसेस के नाम आते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल, बहुत अच्छी बात है, प्रियम्बल इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दो लाइनें आपने रट जानी, क्योंकि पेपर में यही आती हैं। इस केस में बोला कि नहीं है। फिर एक बहुत फेमस केस हुआ 1971 में, जिसका सबने नाम सुना है, केशवानंद भारती, ठीक है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर निकला। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती है ना, वो समझेंगे। केशवानंद भारती केस, इसमें बोला कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? पक्का लिखना, हेडिंग डालो, स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। हाँ है अब है, स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, ऑफ द प्रियम्बल। लिखना, बेरूबरी केस, बेरूबरी केस, बेरूबरी केस, आगे एरो, आगे एरो, सुप्रीम, बेरूबरी, बेरूबरी, बेरूबरी केस, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट को कैपिटल में रखना, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, मतलब पता है क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो थोड़ी सी लीगैलिटी होती है, तो अगर आप कोई ये केस लेके चला जाएगा कि मालिक जो सरकार काम कर रही है अभी, ये फ्रेटर्निटी प्रमोट नहीं कर रही, फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है ना उस पर। तो आप किसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। लिखना नेक्स्ट, 1971 केशवानंद भारती केस, 1971 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble is indeed a part of constitution, preamble is indeed a part of constitution, preamble is indeed a part of constitution। ठीक है, तो अभी के लिए, अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो मतलब द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नीचे लिखनी है, दोबारा लिख लो, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंटली प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रही? ठीक है, अब डालो हेडिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट, सेलिएंट क्या होता है? यूनिक। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉपी खत्म हो गई क्या? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन ड्रॉन, बेसिकली कॉपीड लिखने में बड़ा अजीब लगता है ना, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड।
अब आप लिखोगे तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, अब आप लिखोगे किस देश से क्या क्या आया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉलम बना, पहला क्या है लैंडियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड क्या है कि बड़े देशों से लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कॉलम बनाओगे, ठीक है, यहाँ लिखोगे, ये बिल्कुल छोटा रखोगे, यहाँ लिखोगे कंट्री, यहाँ लिखोगे बोरोड फीचर, क्या क्या लिया उस देश से, कंट्री और बोरोड फीचर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा पक्का। ठीक है, लिखो कंट्री पहली, यूके, यूके, यूके से क्या लिया है, सबसे पहले यूके की सारे लोग फोटो डालते हैं लंदन ब्रिज पे, ये पार्लियामेंट दिखती है वेस्टमिनिस्टर काउंसिल, ठीक है, तो यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। देखो इधर सुनो, पहले रिपब्लिक होना जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक में बड़ी सिस्टम्स हो सकते हैं, तो हमने यूके से क्या लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, लिखो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगला क्या लिया, अंग्रेज रूल ऑफ लॉ को मानते थे, नेक्स्ट कॉमन लिख डाल के लिखो रूल ऑफ लॉ, यूके से ही लिया रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। आपने पुरानी अगर फिल्में देखी हो ना तो बार बार ये डायलॉग आता है कि जो गोरे थे वो विधि द्वारा स्थापित वो करते थे शासन, वो क्या होता है विधि, क्या होता है कानून, तो रूल ऑफ लॉ जो लिखा है कागज में वही चलेगा, ठीक है, क्लियर है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कॉमन डाल के लिखो रूल ऑफ लॉ। बाई कैमरलिज्म, दो हाउस, अभी भी आप लंदन में जाओ ना वहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, सुना आपने, वही यहाँ के क्या बन जाता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो ये तीन क्लियर है, याद रखना। अब आ जाओ यूएसए, यूएसए, तो यूएसए से हमने क्या लिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, रटनी है, सारी चीज़ें रटनी है आपने, ठीक है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, पता है आपको ये बात, ठीक है, उनका ऐसे ही, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कॉमा, और यूके से क्या लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूके की जुडिशरी बहुत पावरफुल है, सॉरी यूएसए की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगला वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने वहां से ली है यूएस से, लिखो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी लिख लो, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दो कंट्रीज होगी, सारे नहीं लिखवा रहा मैं आपको, अभी 8-8-9-9 होते हैं एक में, वो लिखवा रहा हूँ जो पेपर में आएंगे। और अब अगर ये तो आपको फिर याद करने पड़ेंगे 3-4 असल में ये लिस्ट होती है कि यूके के आगे 9 लिखे होते हैं, यूएस के आगे भी 9 लिखे, इतनी इतनी लंबी लिस्ट है ये, मैं आपको सिर्फ वो लिखा रहा हूँ जो PYQ में आते हैं बार बार, और ये अब आपको 3-3-4-4 याद होने चाहिए पूरे। नेक्स्ट लिखो अगला देश, जर्मनी, जर्मनी। अब जर्मनी उस टाइम वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे, तो जर्मनी क्या करता था, हाँ एमरजेंसी बिल्कुल सही है, जर्मनी क्या करता था फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर देता था एमरजेंसी के टाइम, सॉरी अपने वॉर के टाइम, ठीक है। तो हमने उससे ये सीखा कि जैसे जर्मनी फंडामेंटल राइट हटा देता है वॉर के टाइम, तो हम एमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट हटा देंगे, ठीक ना। जर्मनी से हमने लिखा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। अगला साउथ अफ्रीका, क्या लिया होगा साउथ अफ्रीका से, बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंड कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन, लिखना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम पढ़, हाँ हाँ बताओ।
हाँ बिल्कुल सही। पहला कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। और एक फ्रेज क्या होती थी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिखो रिपब्लिक के आगे डैश डाल के लिखो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, कितने देश हो गए? जापान, जापान क्या, चाइना से कुछ नहीं लिया मैंने, कनाडा से लिया। रेजिडरी पावर्स, ठीक है। जापान, जापान से लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बता रहा हूँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टैब्लिश्ड ईडी बाय लॉ। देखो एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आर्टिकल 14 जब आएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ, इसमें क्या होता है, ये होता है इक्वालिटी। देखो एक क्या होता है कि एक होता है कि आपने नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करना है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट किस बात पे काम करता है कि जो उसको एविडेंस देगा उस बात पे जजमेंट आएगी। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि कानून की अनदेखी कर सकता है, सॉरी एविडेंस की, और उसको दिखता है कि नेचुरल जस्टिस इसके साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि डाइवोर्स में सपोज करो, डाइवोर्स में ऐसा केस है कि जो वाइफ है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कमाती और दिख रहा है कि डाइवोर्स में गलती इसकी थी, ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिनारियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो कायदे से इसको विक्ट्री डिक्लेयर हो जाना चाहिए और इसको भगा देना चाहिए वाइफ को, लेकिन नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ना ये, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से ऐसा है। लेकिन रूल ऑफ, बात समझ में आ रही है? दो कंसेप्ट होते हैं आर्टिकल 14 जैसे है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी। दूसरा क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में पता है इक्वालिटी वाला क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये फ़र्क होता है, वो सेम कंसेप्ट है, आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, आयरलैंड, आयरलैंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो दिमाग में ना ये लगता है ये सोवियत यूनियन का काम लगता है, बार बार ऐसे लगता है कि रशिया वाले करते थे इसे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कौन करते थे? रशिया वाले। तो डीपीएसपी कौन करेगा? डीपीएसपी कौन करेगा? आयरलैंड। याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? फोर्थ। 4A में क्या? ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट आयरलैंड का, आयरलैंड ने एक और चीज़ दी है, लिख लो, आई है ये भी पेपर में, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पक्का। अगला देश आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। पहला, ऑस्ट्रेलिया ने ना दोनों जोड़ने वाले काम दिए हैं। पहला कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और दूसरा ज्वाइंट सीटिंग। एक ना लोकसभा अलग बैठता है, राज्यसभा अलग बैठता है, लेकिन कभी कभी ये मिलके बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। लिखो ज्वाइंट सीटिंग। आर्टिकल पता है किसी को ज्वाइंट सीटिंग का? 108, वो कर लेंगे हम, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, कौन सा देश रह गया? कनाडा, कनाडा, कनाडा बस लास्ट है, कनाडा। पहला यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस क्या होता है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, इसी को आप कह दो यूनिटरी बायस, इसी को आप कह दो स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक ही बात है। यूनिटरी बायस मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा कॉन्करेंट, सॉरी क्या, कनाडा ना, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग बायस जब आता है, जब सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है,
तो वो रेजिडरी जो पावर होती है वो भी सेंटर के पास जाती है, याद है वो स्टेट लिस्ट कौन, उसमें जो बच जाते हैं ना वो सेंटर पे लिखना, रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर, रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर। ये पूरी लिस्ट रट के आना, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। वैसे मैं हर बात में यही बोलता हूँ ना, प्लीज़ पढ़ के थक गए, जाओ जाओ जाओ, तो प्लीज़ पढ़ के आना। क्या स्वीडन का क्या था?